नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक नीतियां। आप सभी जानते हैं कि प्रशासनिक नीतियां किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बहुत ही गहराई से प्रभावित करने वाली होती हैं। तो आइए जानते हैं आज की क्लास में कि कैसे अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को एक नया रूप दिया, जिसका असर आज भी हमारे सिस्टम में देखा जा सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम पर अपना कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हम अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। ये है त्रिदिशाएं क्लासेस का यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है त्रिदिशाएं क्लासेस का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की जो मुख्य प्रशासनिक नीतियां हैं वो कौन कौन सी रही हैं। तो जितनी भी नीतियां हैं अंग्रेजों की, उसे हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि ब्रिटिश भारत की कुछ ऐसी अंग्रेजों की नीतियां जो केवल प्रशासन से संबंधित थी, तो वो थी प्रशासनिक नीतियां। इसके अलावा आर्थिक नीतियां कैसी थी, यानी प्रशासन से संबंधित थी उनकी जो नीतियां थी, या आर्थिक क्षेत्र के संबंध में जो उन्होंने नीतियां बनाई थी उनके बारे में। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, या इनको धार्मिक नीतियों के नाम से भी जान सकते हैं। और एक विशेष तौर पर आती है विदेश नीति। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य सेगमेंट रहेंगे ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की नीतियों के अंतर्गत। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश भारत में होने वाली जो प्रशासनिक नीतियां हैं, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर से संबंधित थी, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दरअसल अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के अलावा उनका पहला जो उद्देश्य था वो था व्यापारिक लाभ और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरुआत में आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक नीतियां हैं वो व्यापारिक एकाधिकार और सैनिक हस्तक्षेप से संबंधित थी। हालांकि बाद में इन्होंने इसे राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना जब शुरू किया, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को एक सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से बदलना शुरू किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था उनका एक औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना करना ही था, यानी भारत में अंग्रेजों की नीतियों को औपनिवेशिक सत्ता की आवश्यकता के अनुरूप ही बनाया गया था। जितनी भी पॉलिसीज आप देखेंगे वो उनकी जरूरतों के हिसाब से बनती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ मुख्य पॉइंट कि उनकी जो नीतियां थी उनके उद्देश्य क्या थे, या ब्रिटिश प्रशासन में जो यहाँ पर आया था रूल करने के लिए उनकी क्या मुख्य उद्देश्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या उद्देश्य थे, क्या उनकी नीतियां थी। तो अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक लाभ और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो प्रारंभिक नीतियां अपनाई गई थी 1600 से लेकर के 1757 के बीच में, वो थी व्यापारिक एकाधिकार और सैनिक हस्तक्षेप को साबित करना, या जानबूझ करके अपने फायदे के लिए जो सैनिक मामले हैं किसी भी रियासत के, उनमें ये लोग इंटरफेयर करते थे, उनके ऊपर अधिकार करते थे। और इसके लिए तरह तरह की पॉलिसीज इन्होंने बनाई हुई थी, जिसमें कहीं सहायक संधि आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहीं किसी और जो कर नहीं देने के नाम पर भी ये हड़प लेते थे, या फिर प्रशासन अगर अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये मतलब ये यहाँ के लोगों को अयोग्य साबित कर देते थे कि यहाँ का जो प्रशासन है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, तो वहां पर कब्जा कर लेते थे। या फिर इनकी पॉलिसी ऐसे होती थी कि किसी का जो बच्चा है, किसी ने गोद ले रखा है, उनका खुद का बच्चा नहीं है, तो भी उनकी जो रियासतें थी वो कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में तो स्थिति गंभीर हो जाती है। इन्होंने कंपनी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से बदला, और 1858 के पश्चात जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी उनका अनुसरण, जिसके पीछे सरकार का यह मानना था कि ये भारतीय जो भी हैं वो सब शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो 1857 के पहले आधुनिक तरीके से भारत को एक विकास के पथ पर अग्रसर करने की नीति के विरुद्ध इन्होंने 1858 के बाद में आप देखेंगे कि व्यापक प्रतिक्रियावादी नीतियों का ये अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि मुख्य बिंदु यहाँ से जो निकल करके आए वो है ये
कि व्यापारिक लाभ के लिए प्रशासनिक नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया। स्थानीय शासकों को कमजोर करने की नीतियां इन्होंने अपनाई। अलग-अलग इलाकों में भिन्न-भिन्न रणनीतियां अपनाई। यानी किसी के भी राजा के साथ में जाकर के ये वहां उनसे संबंध स्थापित कर लेते थे, सहायक संधि कर लेते थे। फिर वो उनके यहाँ पर दूसरे राजा को युद्ध से बचाने के लिए अपनी सेना वहां रखवाते थे। उस सेना से जो भी उनका खर्चा होता था वो भी राजा से ही वसूल करते थे और धीरे-धीरे सेना की मात्रा इतनी बढ़ा देते थे कि और फिर राजा को बोलते थे कि आपने इस संधि का पालन नहीं किया, इस संधि का पालन नहीं किया, और फिर उसके बाद में उनका जो अ, क्षेत्र है उनको हड़प लेते थे। अलग-अलग इलाकों के लिए इनकी जो रणनीतियाँ थी वो अलग-अलग देखने को मिलती हैं। ये खास बातें इनकी। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक प्रशासनिक जो रणनीतियाँ थी वो कैसी रही थी अंग्रेजों की। तो जब स्टार्टिंग में ये आते हैं तो प्रारंभिक प्रशासनिक नीति में इन्होंने जो भारतीय शासक थे यहाँ कि उनको कमजोर करने के लिए डिवाइड एंड रूल को फॉलो किया, यानी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। कुछ से इन्होंने संधि प्रणालियां भी शुरू की, यानी ट्रीटी सिस्टम के तहत कई भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे बंगाल में मीर जाफर और मीर कासिम को इन्होंने कठपुतली नवाब बनाया। मैसूर के साथ में, मराठों के साथ में या सिख साम्राज्य पर इन्होंने इसी तरीके से विजय प्राप्त की। यानी या तो संधि का रूल कर लेते थे या तो डिवाइड एंड रूल का नियम लगाते थे। फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो की नीति इनकी बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही थी, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद इन्होंने इस नीति का खुले तौर पर प्रयोग किया और सबसे पहले जो इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया वो हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डलवा करके किया। उसके अलावा उच्च शिक्षित वर्ग का मध्य शिक्षित वर्ग के विरोध कर दिया। राष्ट्रवाद को उदय को रोकने के लिए जितने भी प्रयास ये कर सकते थे जमींदार और किसानों के बीच में फूट डलवा दी। इस तरीके से आप देखोगे कि फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल इनका मुख्य एक पॉलिसी थी यहाँ के शासकों को कमजोर करने के लिए। बांटो और राज करो की नीति में ये साम्राज्य के विरुद्ध किसी संगठित जन प्रतिक्रिया को रोकने का दृढ़ निश्चय करते थे और बांटो और राज करो की नीचतापूर्ण नीति इन्होंने प्रारंभ की 1857 के बाद। 1857 के विद्रोह से इतने डर गए थे ना ये लोग कि जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि ऐसे जो बार-बार उठने वाले विद्रोह हैं और अगर इसी पैमाने पर होते रहे तो उनको दबाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। इसीलिए इन्होंने बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण किया, जिसमें इन्होंने शासकों को अपनी प्रजा के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया, एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया, हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाने की नीतियां अपनाई। इसके अलावा उच्च शिक्षित वर्ग को मध्य शिक्षित वर्ग के खिलाफ कर दिया, ठीक है, और मुसलमानों को इन्होंने शिक्षा और सरकारी सेवा में प्रोत्साहन दिया और उनकी राजनीतिक शोषण की प्रक्रिया यहाँ से उन्होंने शुरू कर दी। मुसलमानों के दमन की इन्होंने 1857 के बाद में 1857 से पहले जो नीति अपनाए हुए थे उस नीति का इन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इस कार्य के पीछे उनकी मंशा थी कि जो सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को संरक्षण दे रहे थे, ये शिक्षा में दे रहे थे, उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण मंशा ये थी कि शिक्षित भारतीयों के मध्य टकराव पैदा करना और इसका उपयोग एक हथियार के रूप में उपनिवेशी शासन के हितों के लिए करना, यानी अपने फायदे के लिए ही जो भी काम करना रहेगा वो अपने फायदे के लिए ये उस वर्ग का प्रयोग करेंगे, चाहे वो मुस्लिम वर्ग है या फिर शिक्षित भारतीय वर्ग है। आप देखेंगे कि एक समय तक जमींदार भी यहाँ पर अंग्रेजों का साथ देते हुए दिखाई देते हैं और 1857 के विद्रोह में भी आप देखते हैं कि जो बंगाल के उच्च वर्ग हैं वो या फिर उच्च शिक्षित वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है, जो ऊंचे वर्ग हैं पैसे के हिसाब से भी, तो उन लोगों को यहाँ पर इंटरफेरेंस या फिर सहयोग बहुत कम देखने को मिला था 1857 की क्रांति में। शामिल नहीं हुए थे वो लोग। प्रशासनिक संरचना में बदलाव, दूसरा इनका पहले इन्होंने किया फूट डालो राज करो की नीति। इसके बाद में अगला जो इनका काम था वो था प्रशासनिक संरचना में इन्होंने बदलाव किया। अब प्रशासनिक संरचना जो पहले हिंदू और मुस्लिम कानूनों पर आधारित थी, जो नियम चल रहे थे, उनको इन्होंने यहाँ पर बदलने की कोशिश की। सबसे पहले 1793 में हमें दिखाई देते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो सिविल सेवा का निर्माण करते हैं और सिविल सेवा के निर्माण के साथ ही यहाँ के जो बंदोबस्त सिस्टम है उनमें भी ये चेंज करते हुए दिखाई देते हैं। ऊंचे पदों पर केवल यूरोपियन जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेना के जो पद हैं वहां पर भी यूरोपियों की नियुक्ति देखने को मिलेगी और कानून का शासन की अवधारणा इन्होंने पेश की। और इसके अलावा अंग्रेजों ने प्रशासन को अपने हाथों में बनाए रखने के लिए एक कुशल नौकरशाही व्यवस्था की जिसमें ऊंचे पदों पर केवल और केवल यूरोपीय रह सकते थे। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के तहत इन्होंने प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना शुरू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं
न्यायिक व्यवस्था का इन्होंने निर्माण किया। न्यायिक व्यवस्था के निर्माण में आप देखेंगे कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाया। न्यायिक सुधार हुए कुछ, जिसमें कलेक्टर के पद का निर्माण किया गया। दीवानी अदालत और फौजदारी अदालतों का गठन हुआ। इसके अलावा जो कानून है वो हिंदू और मुस्लिमों के अकॉर्डिंग जो उनकी जो प्रणाली थी, जिस तरीके से रूल किया जाता था, जिनको जो दंड दिया जाता था, तो बकायदा इन्होंने उन दोनों प्रणालियों का जो भी संहिताएं थी यहाँ पे हिंदुओं के लिए भी मुस्लिमों के लिए भी, उन दोनों का अध्ययन किया और उन सबको मर्ज करके नई कानून व्यवस्था इन्होंने तैयार की। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद में मार्लिमेंटो सुधार आया। हालांकि ये मार्लिमेंटो सुधार केवल और केवल कहा जा सकता है कि मुस्लिमों को के लिए सीटों का यहाँ पर पृथक्करण था और आगे जाकर के इन्होंने वो पृथक्करण अलग अलग वर्गों के लिए भी बढ़ा दिया था। इसके बाद में हम आगे देखते हैं शिक्षा नीति। तो शिक्षा नीति में आप देखेंगे कि यहाँ की जो शिक्षा नीति है, इसमें 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत केवल उच्च वर्ग को शिक्षित किया गया। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब था कि आप एक ऊंचे वर्ग को पढ़ा दीजिए, उसके बाद छन छन के जो शिक्षा है वो फिर निचले स्तर तक पहुंच जाएगी, ऐसा इनका मानना था। इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। तो केवल एक वर्ग को शिक्षित करने की यहाँ पर बात की गई। शिक्षित भारतीयों और जो खुद से शिक्षित थे, उन शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष की नीति अपनाई गई। प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग क्योंकि वो लोग कर रहे थे, तो भारत का एक उभरता मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी नेतृत्व था, जिन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण किया और उन्होंने प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग की। और ये उस समय हुआ जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का शुभारंभ हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब अंग्रेजों ने इस कदम को उपनिवेशी शासन के विरुद्ध माना और एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इस राष्ट्रवादी नेतृत्व के विरुद्ध में इन्होंने हमेशा शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए रखा। और बाद में आप देखते हैं इसके वास्तव में अंग्रेजों ने उन सभी व्यक्ति और उन सभी जो प्रयास थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की थी, उन सभी का ये विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में प्रेस की स्वतंत्रता पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। यानी जब जो बोलने की स्वतंत्रता थी, जिनकी अत्याचारी जो नीतियां थी, शोषणकारी जो नीतियां थी, उन सभी जो नीतियां हैं उनके प्रभाव बाहर ना निकलने आए या जो ब्रिटिश संसद है वहां तक ना पहुंच पाए, इसीलिए इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय जो राष्ट्रवादी थे वो प्रेस की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अत्यंत शीघ्रता से इसको जो उसके उद्देश्य थे, जिसके माध्यम से लोगों को शिक्षित करना था, भारतीयों में चेतना जागृत करना था, या फिर जो सरकार की दमनकारी नीतियां थी, उन दमनकारी और पक्षपातीपूर्ण योजनाएं थी, उनके खिलाफ लोगों को सजग करना था, उन नीतियों की आलोचना करनी थी। लेकिन इन सभी को रोकने के लिए 1835 में सबसे पहले एक चार्ल्स मेटकाफ आया था, जिन्होंने भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इन्होंने प्रतिबंध हटाए थे। लेकिन 1878 में सबसे भयंकर होता है तब जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ जाता है और इसके द्वारा दमन किया जाता है भारतीय प्रेस का। और क्योंकि जो भी अलोकप्रिय भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे उन सभी के खिलाफ में ये सेंसरशिप लागू कर देते हैं और उसके बाद में तीव्र जनविरोध होता है, जिसके कारण फिर लॉर्ड रिपन 1881 में इस घृणित अधिनियम को रद्द कर देते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात फिर लगभग 2 दशकों तक हम देखते हैं कि भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के साये में फलता फूलता रहता है। लेकिन स्वदेशी और जब बंग भंग विरोधी आंदोलन आता है 1908 में और 1910 के दौरान यहाँ पर फिर से भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इनकी मुख्य नीतियों में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी मुख्य शामिल था। हालांकि इसको हम डिटेल में जब भारतीय प्रेस का विकास पढ़ेंगे वहां पर इस टॉपिक को कंप्लीट देखेंगे। इसके अलावा जमींदारों के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण था, तो प्रशासनिक नीतियों में जमींदार वर्ग एक ऐसा वर्ग इन लोगों को मिल गया था जो इनका भक्त बन चुका था। भूस्वामी थे जो छोटे छोटे थे उन, और जो जमींदार थे ये उपनिवेशी शासन के भक्त बन चुके थे। अंग्रेजों ने इनको एक कह सकते हैं बिचौलिया के रूप में प्रयोग किया। जब भूस्वामी और जमींदारों की ओर इन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया। सरकार ने इन्हें अपना भक्त बनाने के लिए कई प्रकार की उपाधियां प्रदान की। अनेक जमींदारों को उनकी पुरानी जमींदारियां वापस लौटा दी गई। उदाहरण के लिए जो राज्य के अधिकांश तालुकदार थे उनको उनकी जमीनें, जो अवध के अधिकांश तालुकदार थे उनको उनकी जमीनें वापस लौटा दी। जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीयों का यहाँ परंपरागत नेता कहा गया और उनके सभी जो विशेषाधिकार थे और स्वार्थों की रक्षा की गई। यहाँ पर आप देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के टाइम पे भी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे,
भू राजस्व संबंधी अधिकार, वहां पर भी जमींदार को बिचौलिए वर्ग के रूप में देखा जाता है और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम राजस्व वसूल कर रहे थे किसानों से। तो उनके स्वार्थों की तब भी जो अंग्रेजी सरकार थी वो रक्षा करती है और उन्हें खुश करने के निमित्त सरकार ने किसानों के हितों की बलि चढ़ा दी थी। इसके बाद में कुछ वो दमनकारी कानून भी लेके आते हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट 1878 का रहता है, भारतीयों को हथियार रखने से प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें रोल्ट एक्ट 1919 है, जिसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी मुकदमे के, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसका भयंकर विद्रोह होता है और फिर इसी के बाद में 1920 में ऐसे योग आंदोलन आता है। ठीक है, ऐसे योग और खिलाफत आंदोलन रोल्ट एक्ट के खिलाफ ही आते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। इसके बाद में हम आगे देखते हैं अविकसित सामाजिक सेवाएं। अविकसित सामाजिक सेवाओं का मतलब है सरकार के द्वारा सेना और जो नागरिक प्रशासन है उन पर किए जा रहे जितने भी भारी व्यय थे और विभिन्न विद्रोह हैं उनको कुचलने में संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया जा रहा था, जिसकी वजह से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर और भौतिक आधारभूत ढांचे इत्यादि जैसी जो सामाजिक सेवाएं थी वो उपेक्षित हो गई थी और इन पर जो किया जाने वाला व्यय था वो काफी कम हो गया था, अति अल्प हो गया था, अत्यल्प हो गया था। जन सामान्य के जो लाभार्थ किए जाने वाले विकास कार्य थे वो लगभग ठप हो गए थे, क्योंकि अपना ये सारा का सारा जो पैसा है वो या तो विद्रोह को कुचलने में लगा रहे थे या तो प्रशासन पर व्यय कर रहे थे और प्रशासन में भी जो इनके जो कर्मचारी थे वो काफी भ्रष्ट थे। अधिकांश जो सरकारी योजनाएं थी वो केवल समाज के उच्च वर्ग और विशिष्ट वर्गों के लिए ही होती थी और उन्हीं के हितों के अनुरूप ही बनती थी योजनाएं। प्रशासनिक व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उच्च वर्गों की सुविधाओं के आसपास ही सिमट कर रह जाता था, जिससे कि जो लोग हैं उपेक्षित, वो उपेक्षित ही रह जाते थे, उन्हें इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता था। इसके अलावा इनकी एक जो सबसे महत्वपूर्ण नीति थी वो थी रंग भेद की नीति। अंग्रेजों ने हमेशा अपने आप को बहुत ऊंचा समझा, यानी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता का विचार था उनके अंदर और इस प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता के विचार का इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पालन किया। अपनी रंग भेद की नीति के चलते इन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया और प्रशासन के जो सर्वोच्च पद हैं उनसे भारतीयों को दूर रखा। दरअसल इसका एक कारण ये भी था कि 1857 के विद्रोह से जो ये लोग थे अंग्रेज वो काफी डर गए थे और सेना के में भी तबादले किए गए थे, क्योंकि सैनिक विद्रोह ही शुरू होता है सबसे पहले 1857 का छावनी से, बैरकपुर छावनी से, और इसके बाद में ये लोग डर गए थे। तो उनके जितने भी पद थे और एडमिनिस्ट्रेशन में किसी इंडियन की पार्टिसिपेशन होना मतलब इनके जो स्वार्थ हैं उनको कहीं ना कहीं अहित हो सकता था, उनको हानि पहुंच सकती थी, इसीलिए इन्होंने हमेशा सर्वोच्च पदों से भारतीयों को दूर रखा। अंग्रेजों ने नागरिक प्रशासन और सेना के साथ ही रेल के डिब्बे, पार्क, होटल और क्लब इत्यादि में भी रंगभेद की नीति को लागू करने का घृणित प्रयास किया। अपनी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को सरेआम पीटना शुरू किया, उन्हें जिंदा जलाया, उनकी हत्या की। इन ऐसे अमानवीय कायरतापूर्ण हथकंडे भी इन लोगों ने अपनाए थे। इसके अलावा जो किसान थे उनको उनकी जमींदार जो जमीन है उनसे बेदखल किया जाता था, उनसे बेगारी ली जाती थी, जबरदस्ती मार मार के उनसे काम करवाया जाता था बागानों में। तो ये सारी की सारी स्थिति रंगभेद की नीति की वजह से हुई। इसके बाद में एक स्थान पर तो खुद लॉर्ड एल्गिन लिखते हैं कि हम भारत पर केवल इसलिए राज कर सके क्योंकि हम श्रेष्ठ नस्ल के थे। यद्यपि हमें भारतीयों को सरकारी सेवाओं में आने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए था, तथापि उन्हें इस बात का बराबर एहसास करते रहना होगा कि वे हमसे निकृष्ट हैं, तभी हमारे साम्राज्य के हित सुरक्षित रहेंगे। यानी किसी के अंदर आप इतना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस कम कर दो, उनको नीचा बोल बोल के, नीचा बोल बोल करके, कि वो ऊपर फाइट करने के लिए अपने साहस को जुटा ही ना पाए। यही इनकी बेसिकली रणनीति थी। अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनके क्या प्रभाव हुए, अब बात करते हैं उनकी। देखिए यहाँ एक टॉपिक है जो हमने अभी स्किप किया है, वो है अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीतियां थी उसमें एक मेजर रोल प्ले होता है आर्थिक नीतियों का। और आर्थिक नीतियों में आप लोग जानते हैं कि आर्थिक नीतियां दो तरह से थी। एक थी जो भू राजस्व से संबंधित, क्योंकि यहाँ से उनको सबसे ज्यादा टैक्स आता था, और दूसरा जो क्षेत्र है आर्थिक नीतियों का वो क्षेत्र होता है उद्योग। तो भू राजस्व से संबंधित और जो भी प्रणालियां थी उसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे, किस किस क्षेत्र में लागू की गई थी, ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अब बात होती है उद्योग सेक्टर की। तो उद्योग सेक्टर को हम अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि उद्योग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी जो श्रमिक विधान बनेंगे हम उसको पढ़ेंगे वहां पर। इसके अलावा किन किन को वहां नुकसान होता है
उद्योग सेक्टर में इनकी जो पॉलिसियाँ थी, जिसमें विशेष तौर पर आप देखेंगे कि अनऔद्योगिकीकरण एक मुख्य विशेषता थी यहाँ पर। तो जो परंपरागत हस्तशिल्प है यहाँ का, उसका विनाश हो जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद में ही मजदूर संघ बनने शुरू होंगे, और जब मजदूर संघ बनेंगे तो मजदूर संघ के आंदोलन भी होने शुरू होंगे। तो ये एक टॉपिक एक रिलेटिविटी में पढ़ने के लिए हमने अभी उसको स्किप किया है। भू राजस्व की नीतियाँ हमने पढ़ ली। अब हम बात कर रहे थे प्रशासनिक नीतियों की, जो हमने बहुत ही बारीकी के साथ में पढ़ी हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों में सबसे पहली नीति थी फूट डालो, राज करो। उसके बाद में शिक्षित भारतीयों के प्रति द्वेष अपनाना, शिक्षित जो उच्च वर्ग है और मध्यम वर्ग है, ठीक है, उनके प्रति हमेशा जो द्वेष की नीति है वो रखनी, जमींदारों के प्रति हाथ मिला करके रखना, सामाजिक सुधारों के प्रति प्रतिक्रियावादी उनके जो तत्व थे, यानी रूढ़िवादी जो तत्व थे, उनका ये सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि विद्रोह पर बहुत पैसा ये खर्च कर चुके हैं, सेना पर खर्च कर चुके हैं, इसलिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे जो जरूरत के जो आधारभूत ढांचे हैं वहां पर सेवाएं उपेक्षित हो जाती हैं, और वह बहुत ही कम होता है। और यदि कोई योजनाएं बनती भी हैं तो वो केवल और केवल ऊंचे और जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए बनती हुई दिखाई देती हैं। रंग भेद की नीति है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, कानून ऐसे बनते हैं जो केवल और केवल इनके हितों की पूर्ति को कर पाए। अब बात करते हैं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव की, जिसमें हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो एक तो आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का विकास हुआ, यहाँ पर जैसे सिविल सेवा हुई, पुलिस हुआ, सेना हुई, तो इनका क्या हुआ, एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का विकास हुआ। कानून के शासन की स्थापना हो गई, यानी रूल ऑफ लॉ आ गया। इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें 1861 और 1892, इसके अलावा मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत संवैधानिक विकास धीरे धीरे होना शुरू हुआ। अभी तक हम राजसी व्यवस्था के अंतर्गत, यानी राजा हमारे ऊपर शासन करते थे, अब जो शासन है वो किस तरीके से होने लग गया, संविधान के अनुरूप होगा अब शासन। तो एक संवैधानिक विकास का यहाँ से शुरुआत होने लग जाती है, क्योंकि भारतीयों की बजाय उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने उद्योगों की पूर्ति के लिए रेलवे, डाक और टेलीग्राफ, बैंकिंग जैसी आधारभूत संरचना विकास की थी, लेकिन फिर भी इन सभी चीजों का लाभ भारतीयों को भी हुआ। आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हो गई, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की स्थापना हुई। ये कुछ ऐसे मेजर सामाजिक सुधार हुए हैं जो का बहुत सराहनीय थे। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार से आधुनिक विज्ञान तक पहुंच हुई, गणित और प्रशासनिक ज्ञान का विकास हुआ। अंग्रेजी भाषा के प्रसार से वैश्विक संवाद के द्वार खुले, क्योंकि अभी तक हम अपनी जो भाषा है हिंदी, उसको प्राथमिकता दे रहे थे, या जो क्षेत्रीय भाषाएं थी जिसमें मुगलों के समय पे फारसी थी, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा के प्रसार से वैश्विक संवाद के द्वार खुलते हैं। लोकतंत्र है, समानता है, स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं का प्रसार होता है। 1835 में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ती है। इसके अलावा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में एक राष्ट्रवाद नामक जो भावना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका उदय होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को गति मिलती है। भारत में आधुनिक न्यायिक प्रणाली की स्थापना हुई। समान कानून यानी यूनिफॉर्म लॉ की बात की गई, यानी हिंदू और मुसलमान अब दोनों के ऊपर समान नियम के तहत शासन होगा। भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की गई, जिसने प्रशासन को संगठित किया। केंद्र, प्रांत और जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचा अब मजबूत हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक सुधार हुए, लेकिन नकारात्मकताएं भी थी। नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, एक तो फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने जो अपनाई थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ यहाँ के ढांचे को। जो हिंदू मुस्लिम है, या जमींदार और किसान वर्ग है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है, उन सभी के बीच में यहाँ पर लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। एक जो भाईचारे की भावना है वो खत्म हो जाती है। केंद्रीकृत सत्ता के कारण भारतीयों को प्रशासन में सीमित स्थान दिया जाता है। रोल टैक्स जैसी दमनकारी नीतियां आती हैं, जो लोगों को जहाँ लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पिछड़ा दिखाने का प्रयास किया जाता है। जातिवाद को बढ़ावा देकर सामाजिक विभाजन यहाँ पर गहराया। पंचायत प्रणाली जैसी पारंपरिक संस्थाओं का पतन हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब किसी का शासन हो रहा, कानून का शासन है, तो कोर्ट व्यवस्था आ जाती है, जिसकी वजह से पंचायत प्रणाली जैसी जो पारंपरिक संस्थाएं थी उनका पतन हो जाता है। भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्य को हे दृष्टि से देखा जाता है। धार्मिक हस्तक्षेप बढ़ा, जिसकी वजह से सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। इसके अलावा जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, उसके तहत केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया गया। भारतीय भाषाओं को दबाकर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। न्यायिक प्रक्रिया अब महंगी और जटिल बन गई थी।
भारतीय न्यायाधीशों को उच्च पदों पर बहुत ही कम स्थान मिला, यानी थे ही नहीं, नाम मात्र के ही थे। प्रशासन में भारतीयों को उच्च पदों पर सीमित अवसर मिले। प्रशासनिक ढांचे का उद्देश्य भारतीय जनता के हितों की बजाय केवल और केवल ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। ये इनकी नीतियों के नकारात्मक प्रभाव रहे। कंक्लूजन में क्या आते हैं कि अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीतियां थी, उन्होंने भारत में आधुनिक संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन उनका उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करना था। इन नीतियों ने भारत में असमानता, गरीबी और आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया। हालांकि नीतियों के विरुद्ध संघर्ष ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं वो हमने बहुत ही डिटेल के साथ में कवर किए हैं। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ में। क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। पहले कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यानी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, वहां से ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है। तो इसके पॉइंट दे रखे। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसे लागू किया गया था और इस व्यवस्था में राजस्व राशि में परिवर्तन की अनुमति थी। तो देखते हैं यहाँ पे विकल्प हैं आपके, इनमें से कौन सा है सही वो बताना। तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों के साथ में अनुबंध किया जाता था और ये 10 साल तक के लिए किया जाता था। पहले 5 सालों के लिए था, बाद में इसको बढ़ाकर 10 साल के लिए कर दिया गया। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को मालिक बनाया गया था और जहां पर ये काश्तकारों की मदद से या किसानों की मदद से खेती करते थे। तो पहला ऑप्शन हो गया सही। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, तो ये तो हो गया गलत। अब दो जहां जहां पर भी है उसको कर दीजिए गलत। अब उसके बाद आगे आता है 1, 3 और 4। तो 3 तो पक्का सही है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे लागू किया गया था। अब बात करते हैं आगे। इस व्यवस्था में राजस्व राशि में परिवर्तन करने की अनुमति थी, तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, राजस्व की राशि में परिवर्तन नहीं थी। यहाँ पर क्या गया था कि 1/11 हिस्सा जो भी राजस्व होगा वो जमींदार रखेगा। ठीक है, यानी लैंडलॉर्ड है उसके पास में जाएगी, और जो 10/11 है वो किसके पास में जाएगा, सरकार के पास में जाएगा। और क्योंकि इसकी वजह से सरकार को काफी हानि हो रही थी, तभी तो उन्होंने बाद में इस व्यवस्था में परिवर्तन किया था और खुद ही रैयतों के साथ में अनुबंध करना शुरू कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक है, आंसर हो गया केवल आपका 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था? कौन सा ऐसा अधिनियम है जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था? अभी अभी हमने पढ़ा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 आया था और इसका उद्देश्य था भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लागू करना, जिसके तहत सरकार को भारत पर कड़ा नियंत्रण मिला, जिसे का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेंस का। ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक नीतियों ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इस कथन का मूल्यांकन करते हुए प्रशासनिक नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन मेंस के लिए है, 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को लिखना है, कोशिश करनी है, और इसको लिख करके आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर हमें जरूर भेजें। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश नीतियां और इनकी की जो प्रभाव है सकारात्मक नकारात्मक, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां भारतीय समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से प्रभावित करने वाली थी। आज हम जिस प्रशासनिक व्यवस्था में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें हमें ब्रिटिश काल में देखने को मिलती है। इतिहास से सीखते हुए हमें अपनी गलतियों से बचने और भविष्य में समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही नई वीडियो जो है वो मिलती रहें। धन्यवाद।